हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैक ओपरान मॉडल। देखिए बेसिकली ये एक ओपरान मॉडल है जिसको हम क्या कहते हैं, लैक ओपरान मॉडल। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि लैक ओपरान मॉडल में एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि एंजाइमों का संश्लेषण होता है। उन एंजाइमों के संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाने के लिए सबसे पहले दो साइंटिस्ट जैकब और मोनार्ड ने एक जीन नियंत्रित मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब ऐसा मॉडल जिस पर जीन का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ओपरान मॉडल कहते हैं। और इस कार्य के लिए इन्हें 1965 में यानी 1965 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो लैक ओपरान में यहाँ पे आपको दोनों वर्ड के सबसे पहले तो मतलब समझना है कि जो लैक वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए लैक वर्ड का संबंध यहाँ पे किससे है, लैक्टोज से है। ये जो लैक्टोज होता है इसका क्या होगा, इसमें विखंडन होगा, मतलब लैक्टोज जो है टूटेगा। तो देखिए लैक ओपरान में सबसे पहले तो आपको परिभाषा यहाँ पे समझनी है कि ओपरान मॉडल कहते किसे हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एंजाइमों के संश्लेषण के लिए जो क्रियाविधि है उसको समझाने के लिए दो साइंटिस्टों ने जैकब एवं मोनार्ड ने एक जीन नियंत्रित मॉडल जो है प्रस्तुत किया, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ओपरान मॉडल कहते हैं। और इस कार्य के लिए उन्हें 1965 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। देखिए लैक ओपरान मॉडल समझने से पहले आपको यहाँ पे दो विधियाँ समझनी है। देखिए जिसमें सबसे पहली विधि आपको क्या समझनी है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका लिया जिसको हम कहते हैं ई कोलाई। तो ई कोलाई यहाँ पर क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो ई कोलाई सेल है, इस ई कोलाई सेल के अंदर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है डीएनए का भाग। और डीएनए के अंदर कई सारे खंड पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, डीएनए के अंदर पाए जाने वाला एक खंड उसमें से क्या कहलाता है, ओपरान कहलाता है। तो ये जो ई कोलाई है इसको हम किसी ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसमें कि लैक्टोज हो। तो हमने इस ई कोलाई को एक ऐसे माध्यम में रख दिया है या ऐसे पात्र में रख दिया है जिसके अंदर यहाँ पे लैक्टोज जो है भरा हुआ है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो लैक्टोज होता है वो एक डाइसैकेराइड अणु होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार होता है। तो ये एक डाइसैकेराइड का अणु होता है जो कि लैक्टोज होता है। देखिए ये लैक्टोज क्या होगा, अब ये लैक्टोज जो है अपने किस में टूटेगा, छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा। और ये लैक्टोज जैसे ही लैक्टोज वाले पात्र में हम ई कोलाई को रखेंगे, मतलब ई कोलाई को जैसे ही हम लैक्टोज वाले किसी माध्यम में रखेंगे, वैसे ही लैक्टोज क्या करेंगे कि इस ई कोलाई के अंदर ये जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इस ई कोलाई के अणु कहाँ चले जाएंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर पहुंचेंगे। अब जब कोशिका द्रव्य के अंदर ई कोलाई में पहुंच जाएंगे कौन, लैक्टोज अणु कहाँ पहुंच जाएगा, लैक्टोज पहुंच जाएगा ई कोलाई के कोशिका द्रव्य में। और जैसे ही ई कोलाई के अंदर पहुंचेगा लैक्टोज, इसका क्या होगा, विखंडन होगा, मतलब लैक्टोज जो है टूटेगा। अब चूंकि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड अणु होता है तो ये किस में टूटेगा, मोनोसैकेराइड में टूटेगा। तो इसको मोनोसैकेराइड में टूटेगा। तो लैक्टोज किस में टूटता है, लैक्टोज टूट करके बनाएगा ग्लूकोज बनाता है और एक अणु बनाता है किसका, ग्लैक्टोज का। तो यहाँ पे जो लैक्टोज है वो टूटेगा ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में टूटेगा। लेकिन इनको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो पहली क्रियाविधि तो आपने ये देखी कि इस लैक ओपरान मॉडल में एक्चुअल में होता क्या है कि लैक्टोज क्या होता है, टूटता है। अब लैक्टोज टूटता है किसमें, मोनोसैकेराइड में यानी कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। और इनको ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में टूटने के लिए एक चीज चाहिए, वो क्या है, एंजाइम। बिना एंजाइम की उपस्थिति में कभी भी लैक्टोज जो है ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम किसका काम करेगा, एक कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब दूसरी क्रियाविधि क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे एक डीएनए की संरचना है। अब इस डीएनए से किसका निर्माण होता है, तो डीएनए में यहाँ पे देखिए कई सारे जीन्स पाए जाते हैं। अब जहाँ पे कई सारे जीन्स पाए जाते हैं वहाँ पे आकर के अटैच करेगा, यहाँ पे एमआरएनए आएगा। यहाँ पे देखिए एमआरएनए का चूंकि निर्माण होता है, तो देखिए डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। जैसे ही डीएनए के जीन वाले भाग पर यहाँ पे एक एंजाइम आके कार्य करेगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए
पर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इंटर करेगा वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी और डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एमआरएनए में, यानी कि मैसेंजर आरएनए में। और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं अनुवादन, यानी कि ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये जो एमआरएनए बना है ये किस में बदल जाएगा, प्रोटीन में बदल जाएगा। अब चूंकि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन से तो बने होते हैं एंजाइम। इस प्रकार से किसी भी प्रोटीन या एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी किसको तोड़ने के लिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए। तो लैक्टोज यहाँ पे टूटेगा किसमें किसमें, ग्लूकोज व लैक्टोज में, लेकिन किसकी उपस्थिति में, तो एंजाइम की उपस्थिति में। और इसको जब तक एंजाइम नहीं मिलेगा या कि प्रोटीन नहीं मिलेगा तब तक लैक्टोज यहाँ पे नहीं टूटेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में ये आ गया होगा कि यहाँ पे इसको एंजाइम जो है कैसे मिलता है। तो डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है जिसके कारण एमआरएनए बनता है। इसके बाद ट्रांसलेशन की क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन बनता है, और अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम बनता है। और यही एंजाइम फिर क्या करेंगे, लैक्टोज को तोड़ने का काम करेंगे। अब चलिए यहाँ पे लाइकोप्रान मॉडल से संबंधित जो भी संरचनाएं हैं उनके प्रमुख भाग को एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे चलिए ओपरान का मतलब समझते हैं। तो लैक ओपरान मतलब ओपरान मॉडल तो आपने देख लिया। इसके बाद लैक ओपरान में ये जो एक्चुअल में ओपरान है, ओपरान का मतलब क्या होता है, तो देखिए जैकब तथा मोनार्ड के अनुसार जो ओपरान होता है यह डीएनए अथवा किसी भी जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि अनुवांशिक पदार्थों का एक खंड होता है। जैसा कि हमने आपको इकोलाई में भी दिखाया कि इकोलाई के अंदर डीएनए होते हैं, उसके कई सारे छोटे छोटे खंड होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ओपरान कहते हैं। तो जैकब तथा मोनार्ड ने भी यही बताया कि ओपरान जो होता है यह डीएनए अथवा किसी भी जेनेटिक पदार्थ का एक खंड होता है जो कि एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करता है, और ये एक जीन या इकाई की तरह कार्य करते हैं। इस ओपरान में रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन्स जो हैं पाए जाते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी चीज में पूरी की पूरी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो संपन्न होने वाली है। क्योंकि ओपरान में आपको समझना है कि कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। तो सबसे पहले पाया जाता है रेगुलेटर, उसके बाद पाया जाता है प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, और इसके बाद पाए जाते हैं संरचनात्मक जीन्स। अब यदि यहाँ पे हम देखें कि ओपरान की संरचना में कौन कौन से भाग हैं, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं, जिसमें से एक जीन कहलाता है नियंत्रक जीन्स और दूसरा कहलाता है संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल जीन्स। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नियंत्रक जीन्स की। नियंत्रक जीन्स जो है तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है रेगुलेटर जिसको कि हम यहाँ पे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद फिर होता है प्रमोटर जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और तीसरा होता है ऑपरेटर जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फिर देखिए संरचनात्मक जीन्स पाए जाते हैं। संरचनात्मक जीन्स जो ये भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसको हम कहते हैं जेड, बाई और ए। यदि इसका पूरा नाम हम देखें तो जेड को हम कहते हैं सिस्ट्रान जेड, यहाँ पे जो जेड होता है ये क्या कहलाता है, सिस्ट्रान जेड कहलाता है। उसी प्रकार सिस्ट्रान बाई और सिस्ट्रान ए क्रमशः कहलाते हैं। इनको हम आगे देखेंगे कि इनमें पूरी की पूरी क्रियाविधि कैसे होती है। उसके पहले यहाँ पे ओपरान के पूरे मॉडल जो होते हैं या पूरे हम कह सकते हैं पूरे पार्ट जो होते हैं उसको एक एक करके पहले समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम ओपरान की संरचना को समझें तो इसमें मुख्य रूप से कई प्रकार से जीन्स पाए जाते हैं, जिसमें देखिए पहला जो जीन होता है वो होता है रेगुलेटर जीन्स। और रेगुलेटर जीन्स का काम क्या होता है, तो देखिए जो भी रेगुलेटर होता है इसमें आपको देखना है सबसे पहले कि ओपरान का जो रेगुलेटर होता है यह जीन यह निर्धारित करता है कि संरचनात्मक जीन्स को अनुलेखित होना चाहिए अथवा नहीं। देखिए जो संरचनात्मक जीन है इस पर अनुलेखन की क्रिया होगी, और जब अनुलेखन की क्रिया होगी तभी तो उसमें एमआरएनए बनेगा, और उसके बाद फिर अनुलेखन की क्रिया होगी। मतलब उसमें क्या होगा, अनुलेखन की क्रिया के बाद फिर अनुवादन की क्रिया होगी, यानी कि उसमें किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो संरचनात्मक जीन्स के अंदर अनुलेखन की क्रिया होगी या नहीं होगी इसका निर्धारण कौन करेगा, रेगुलेटर जीन करेगा। तो देखिए बेसिकली चाहे वो रेगुलेटर जीन हो, चाहे वो प्रमोटर जीन हो, चाहे वो ऑपरेटर जीन हो, तीनों जीन्स का काम होता है संरचनात्मक जीन्स को नियंत्रित करना। मतलब संरचनात्मक जीन्स के अंदर अनुलेखन होगा या नहीं होगा, अनुवादन होगा या नहीं होगा, ये कौन निर्धारित करेगा, नियंत्रक जीन्स निर्धारित करते हैं। तो नियंत्रक जीन्स तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन जो है ओपरान के अंदर रेगुलेटर जीन जो है
यह निर्धारित करता है कि संरचनात्मक जीन्स के अंदर अनुलेखन की क्रिया होगी कि नहीं होगी। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि यह एक विशेष प्रकार के दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोसेसर प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद देखिए यह प्रोटीन जो होता है ऑपरेटर जीन के साथ संबद्ध होकर के उसकी क्रिया विधि को बाधित करता है तथा दमनकारी प्रोटीन जो है सक्रिय अथवा निष्क्रिय अवस्था में हो सकता है। दोनों कंडीशन में जो दमनकारी प्रोटीन बनेगा वो एक्टिव और नॉन एक्टिव प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्रमशः समझना है कि सबसे पहले जो रेगुलेटर होता है, नियंत्रक जीन का भाग, ये किस प्रकार से संरचनात्मक जीन्स को निर्धारित करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नियंत्रक जीन्स होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रेगुलेटर, दूसरा है प्रमोटर और तीसरा है ऑपरेटर। और फिर इसके बाद जो संरचनात्मक जीन्स होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं, जेड, वाई और ए। सबसे पहले तो अभी बात चल रही है किसकी, रेगुलेटर जीन्स की। रेगुलेटर जीन्स किस प्रकार से नियंत्रण करता है, किस पर, संरचनात्मक जीन्स पर। पहले तो इसको समझना है। तो देखिए जो रेगुलेटर जीन्स होता है इस पर भी क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज किस पर आएगा, रेगुलेटर जीन पर उपस्थित होगा, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, एमआरएनए का निर्माण करना शुरू कर देगा। मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यदि रेगुलेटर के पास है तो उस रेगुलेटर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और अनुलेखन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो एमआरएनए बनता है। और इस एमआरएनए से फिर किसका निर्माण होगा, कई सारे प्रोटीन का निर्माण होगा। तो प्रोटीन के छोटे अणुओं को हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। तो यहाँ पे मोनोमर वर्ड जो है, मोनोमर जो है वर्ड यूज किया गया प्रोटीन के लिए। तो देखिए प्रोटीन के कई सारे छोटे छोटे अणु यहाँ पर बनेंगे। और इसके बाद फिर क्या होता है कि प्रोटीन के चार चार अणु मिलकर के आपस में एक दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह चीज जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि प्रोटीन के केवल चार ही अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, चार चार अणु मिलकर के दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इनके दोनों साइड में ये जो दमनकारी प्रोटीन बना है, इनके दोनों साइड में आपको याद रखना है कि बाधित प्रोटीन पाया जाता है या बंधन क्षेत्र पाया जाता है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो किसी से बाधित होकर के उसकी क्रिया को रोक देता है। तो दमनकारी प्रोटीन जो है सक्रिय अवस्था में भी हो सकते हैं और निष्क्रिय अवस्था में भी हो सकते हैं। तो ये तो रहा रेगुलेटर जीन्स का कार्य। रेगुलेटर जीन्स क्या करता है, यह आरएनए पॉलीमरेज इसमें पाया जाता है और यही एमआरएनए का निर्माण करता है, जिसके कारण फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन निर्माण के बाद फिर दमनकारी प्रोटीन का निर्माण होता है। और दमनकारी प्रोटीन जो है इस बात को निर्धारित करता है कि संरचनात्मक जीन्स के अंदर अनुलेखन की क्रिया होगी कि नहीं होगी। इसके बाद देखिए जो दूसरा जीन है वो है प्रमोटर जीन। तो प्रमोटर जीन को समझ लेते हैं। देखिए यह भी डीएनए के छोटे खंड से बना होता है और यह रेगुलेटर तथा प्रमोटर जीन के बीच में पाया जाता है। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये जो रेगुलेटर होता है और ऑपरेटर, इसके बीच में ही यहाँ पे प्रमोटर जीन्स जो है पाए जाते हैं। अब देखिए संरचनात्मक जीनों के द्वारा किसका निर्माण होगा, एंजाइम का निर्माण होगा, यानी कि प्रोटीन का निर्माण होगा। तो संरचनात्मक जीनों के द्वारा जो एंजाइम का निर्माण होगा वही एंजाइम क्या करते हैं, जाकर के लास्ट में लैक्टोज का विखंडन करते हैं। तो लैक्टोज का विखंडन तो लास्ट में होगा, लेकिन इसके पहले क्या होगा कि जो प्रमोटर जीन होता है, प्रमोटर जीन पर ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है आ करके बाधित हो जाता है, मतलब आ करके चिपक जाता है, यानी कि बैठ जाता है, जो कि संरचनात्मक जीनों द्वारा अनुलेखन के लिए आवश्यक होता है। और इस प्रमोटर जीन के अंदर आ करके जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बैठा है ये ऑपरेटर से होते हुए आगे संरचनात्मक जीन तक जाएगा, क्योंकि जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है यह संरचनात्मक जीन पर नहीं पहुंचेगा वहां पर अनुलेखन की क्रिया तो हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आरएनए, या हम ये कह सकते हैं कि जो अनुलेखन की क्रिया होती है उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है महत्वपूर्ण होता है। बिना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के डीएनए जो है एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए एमआरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो कहां जाकर के क्रिया करेगा, वो लास्ट में जाएगा और संरचनात्मक जीन पर क्रिया करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो कहां पर आकर के बाधित हो जाता है, प्रमोटर जीन पर। और प्रमोटर जीन पर ये आकर के बाधित हो जाता है।
और संरचनात्मक जीनों के द्वारा अनुलेखन की क्रिया के लिए यही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसकी आवश्यकता होती है। तो अब किसी न किसी माध्यम से ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये कहाँ तक पहुँचेगा, संरचनात्मक जीन पर पहुँचेगा। तो प्रमोटर जीन का कार्य आपने देख लिया कि इसका काम क्या होता है, इसमें जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाधित हो जाता है जो कि संरचनात्मक जीनों के द्वारा अनुलेखन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद जो तीसरा जीन है नियंत्रक जीन का भाग, वो है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन में देखिए क्या होता है कि यह जीन पर रेगुलेटर जीन द्वारा उत्पादित दमनकारी जो होता है बाधित होता है। और इस प्रकार जो ऑपरेटर जीन होता है यह निर्धारित करता है कि जो दमनकारी प्रोटीन है इसके द्वारा संरचनात्मक जीन्स का दमन होना चाहिए अथवा नहीं। अब दो कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पे दोनों प्रकार से हो सकता है और ये काफ़ी जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। बिना इसके समझे लैक्टोज का यहाँ पे विखंडन किसी प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो रेगुलेटर जीन होता है इसके परिणाम स्वरूप आखिर में क्या बनता है, दमनकारी प्रोटीन बनता है। और ये दमनकारी प्रोटीन ही निर्धारित करता है कि इस पर अनुलेखन की क्रिया होगी कि नहीं होगी। तो दमनकारी प्रोटीन सक्रिय और निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। अब इस ऑपरेटर जीन का काम क्या होता है, इस ऑपरेटर जीन में यदि सक्रिय अवस्था में दमनकारी प्रोटीन है तो सक्रिय अवस्था में जब दमनकारी प्रोटीन होगा तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो दमनकारी प्रोटीन होता है वो चार प्रोटीन के अणुओं से मिलकर के बना होता है। तो ये चारों प्रोटीन के अणु कहाँ जाकर अटैक करेंगे, ये यहाँ पे आकर के बाधित हो जाएंगे। मतलब ऑपरेटर जीन के ऊपर यहाँ पे ये जो ऑपरेटर जीन है इस पर सक्रिय अवस्था में जैसे ही दमनकारी प्रोटीन होंगे ये यहाँ पे आकर के बाधित हो जाएंगे। और जब सक्रिय अवस्था में ये जो दमनकारी प्रोटीन है जब ऑपरेटर पे आकर के बाधित हो जाते हैं तो हमने क्या कहा आपको कि जो प्रमोटर जीन होता है, प्रमोटर जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है पाया जाता है। तो प्रमोटर जीन पर ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि दमनकारी प्रोटीन आकर के ऑपरेटर जीन से चिपक गया है और ये इसको आगे नहीं जाने दे रहा है। मतलब ये मार्ग में अवरोध का काम कर रहा है। तो ऑपरेटर जीन से आकर के कौन चिपक जाता है, दमनकारी प्रोटीन। कब चिपक जाता है, जब ये सक्रिय अवस्था में रहता है, एक्टिव स्टेट में रहता है। अब इसके बाद देखिए जब निष्क्रिय अवस्था में रहेगा, मान लीजिए निष्क्रिय अवस्था में दमनकारी प्रोटीन है, तब ऑपरेटर जीन पे आकर के ये नहीं चिपकेगा और इस प्रकार से ये जो एमआरएनए या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है निकल करके आगे पहुंच जाएगा कहां पर, संरचनात्मक जीन्स पर पहुंच जाएगा और वैसे ही फिर संरचनात्मक जीन्स का कार्य जो है प्रारंभ हो जाता है। देखिए जब तक संरचनात्मक जीन्स को एमआरएनए नहीं मिलेगा उसकी क्रिया जो है आगे नहीं होगी, क्योंकि संरचनात्मक जीन्स की क्रिया जो है स्टार्ट होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं मिलेगा संरचनात्मक जीन्स को, इसकी कोई भी क्रिया स्टार्ट नहीं होगी। अब जब इनको संरचनात्मक जीन्स मिल जाएगा वैसे ही संरचनात्मक जीन्स की क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले संरचनात्मक जीन्स यानी कि स्ट्रक्चरल जीन्स के यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखिए जो लैक ओपरान मॉडल होता है इसमें जो संरचनात्मक जीन्स होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है सिस्ट्रान जेड, इसके बाद होता है सिस्ट्रान बाई और इसके बाद एक आखिरी होता है सिस्ट्रान ए। इनको यहाँ पे जेड बाई व ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि निरूपित किया जाता है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि इन तीनों का प्रमुख काम क्या होता है। तो संरचनात्मक जीन्स पर उपस्थित जो भी जीन्स हैं जिसमें से पहला है सिस्ट्रान जेड, दूसरा है सिस्ट्रान बाई और तीसरा है क्या, सिस्ट्रान ए। इन तीनों का काम केवल इतना होता है कि एंजाइमों का निर्माण करना। कितना काम होता है, खाली एंजाइमों का निर्माण करना इनका काम होता है। तो ये एंजाइम का निर्माण यानी कि प्रोटीन का निर्माण, तो ये एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण कैसे करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखिए जैसे कि हमने आपको क्या बताया कि जब यहाँ पे निष्क्रिय अवस्था में क्या आएगा, दमनकारी प्रोटीन, तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है कहाँ आ जाएगा, संरचनात्मक जीन्स पर आ जाएगा। मान लीजिए संरचनात्मक जीन्स के इस वाले भाग में, सिस्ट्रान ए वाले भाग में यहाँ पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है जुड़ चुका है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आएगा संरचनात्मक जीन्स पर वैसे ही इस पर किसकी क्रिया होने लगेगी, अनुलेखन की क्रिया होने लगेगी। तो अनुलेखन की क्रिया में आपको क्या पता है कि अनुलेखन की क्रिया जो है इसमें क्या होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए के अंदर क्या होने लगेगा, इस प्रकार से डीएनए, ये देखिए ये डीएनए का भाग है
अब जैसे ही इस पर mRNA पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम आकर के क्रिया करेगा, वैसे ही डीएनए के अंदर कौन सी क्रिया होने लगेगी? अनुलेखन की क्रिया होने लगेगी। तो अनुलेखन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा? mRNA का निर्माण होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से बनता है। यदि आप संरचना देखेंगे mRNA की यानी कि मैसेंजर आरएनए की, तो कुछ इस प्रकार से बनती है। तो अब यहां पे mRNA का निर्माण हो गया है। अब इस mRNA के निर्माण के बाद क्या होता है? जैसे ही mRNA का निर्माण हो जाएगा, इसके बाद जो है कई सारे जीन्स आकर के यहाँ पे जुड़ेंगे और उसके बाद अनुवादन की क्रिया यानी कि ट्रांसलेशन की क्रिया होने लगेगी। अब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होने लगेगा? तो प्रोटीन का निर्माण होने लगेगा। तो इसके बाद देखिए क्या होगा कि ये जो सिस्ट्रान जेड है और सिस्ट्रान जो वाई है और सिस्ट्रान ए, ये तीनों के तीनों जो जीन्स हैं, ये एक एक प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब आप यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही यहां पे संरचनात्मक जीन्स पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, वैसे ही डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हो गया। अब चूंकि यहां पे 3 सिस्ट्रान के भाग हैं, जेड, वाई और ए, तो यहां पे पॉलीसेंट्रिक प्रकार का एमआरएनए बनता है। पॉलीसेंट्रिक प्रकार के एमआरएनए का मतलब होता है दोस्तों कि जो पॉलीसेंट्रिक आरएनए होता है एमआरएनए, इसमें से अलग अलग सिस्ट्रान के भाग जो है अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करेंगे। देखिए बेसिकली यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं तो इसमें पॉलीसेंट्रिक प्रकार का ही एमआरएनए जो है बनता है। तो पॉलीसेंट्रिक प्रकार के एमआरएनए का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सिस्ट्रान जो है अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पे यदि मोनोसेंट्रिक एमआरएनए बनता, इसका मतलब क्या था कि सभी खंड जो है एक ही प्रोटीन का निर्माण करते। तो यहाँ पे 3 खंड हैं और तीनों ही खंड जो है अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो देखिए इस एमआरएनए से 3 खंड जो बने हैं यहाँ पे सिस्ट्रान के, तो ये जो सिस्ट्रान जेड वाला भाग है, ये सिस्ट्रान जेड वाला जो भाग होता है, ये बीटो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करता है यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है। जो बाई सिस्ट्रान वाला भाग होता है, यह बीटो गैलेक्टोसाइडेज परमिएज नामक एंजाइम का क्या करता है? संश्लेषण करता है यानी कि बनाता है। और जो सिस्ट्रान ए वाला खंड होता है, यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण करता है। अब जब ये तीनों प्रकार के एंजाइम या प्रोटीन बन जाएंगे तो यही प्रोटीन अर्थात जो एंजाइम है, क्योंकि प्रोटीन ही तो एंजाइम होते हैं, तो यही तीनों प्रोटीन या एंजाइम जो है किसका काम करेंगे? लैक्टोज को विखंडन का यानी कि लैक्टोज को तोड़ने का कार्य करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंजाइम होता है, इसी के कारण जो इकोलाई होता है उसमें लैक्टोज जो है अंदर आता है। मतलब लैक्टोज जो इकोलाई के अंदर जब आता है तो किस एंजाइम के कारण आता है? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज नामक एंजाइम की सहायता से आता है। तो यहां पे दोस्तों जितने भी लेक ओपरान मॉडल से संबंधित तथ्य हैं या जितने भी भाग हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पूरी की पूरी क्रिया को आपको पुनः समझना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमने आपको क्या बताया कि लेक ओपरान में क्या होता है कि लेक शब्द का मतलब होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि सबसे पहले इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही खोजा गया था, तो इसके लिए हमने एक मान लीजिए इकोलाई कोशिका लिया जिसके अंदर डीएनए के भाग होते हैं और इसको हम किसी ऐसे पात्र में रखते हैं जिसमें कि लैक्टोज का माध्यम हो, तो इसको लैक्टोज वाले माध्यम में रख देते हैं और लैक्टोज इसके अंदर जाकर के किसका निर्माण करेगा? लैक्टोज टूटेगा और ग्लूकोज व ग्लैक्टोज का निर्माण करता है। लेकिन ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में टूटेगा कब? जब इसको एंजाइम मिलेगा। तो एंजाइम के बिना ये ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में नहीं टूटता है। दूसरी क्रिया विधि क्या होती है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है अर्थात एंजाइम बनता है, और फिर यही एंजाइम क्या करेंगे? ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने ओपरान मॉडल में समझ भी लिया कि ओपरान मॉडल में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक तो होता है नियंत्रक जीन और दूसरा होता है संरचनात्मक जीन। तो देखिए नियंत्रक जीन के 3 भाग होते हैं, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। वहीं संरचनात्मक जीन के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सिस्ट्रान जेड, सिस्ट्रान वाई और सिस्ट्रान ए।
तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जब रेगुलेटर जीन की बात आती है तो यह क्या काम करता है, पूरे के पूरे जो रेगुलेटर, प्रमोटर व ऑपरेटर जीन होते हैं ये नियंत्रण करने का काम करते हैं किस पर, संरचनात्मक जीन्स के ऊपर। तो रेगुलेटर जीन्स की यदि बात आती है तो ये रेगुलेटर जीन क्या करता है कि जैसे ही इस पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है वैसे ही यह एमआरएनए में बदल जाता है। क्योंकि डीएनए का एक खंड ही तो होता है, ऑपरान का मतलब ही क्या होता है, ऑपरान डीएनए का एक खंड है, तो एमआरएनए में बदल जाएगा, एमआरएनए फिर प्रोटीन में बदल जाएगा और प्रोटीन के 4 अणु मिलकर के एक दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह दमनकारी प्रोटीन सक्रिय व निष्क्रिय दोनों अवस्था में हो सकता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन के अंदर क्या उपस्थित होता है, प्रमोटर जीन के अंदर जो है एमआरएनए पॉलीमरेज उपस्थित होता है, यह आके यहाँ पर बाधित हो जाता है, जो कि किसके लिए आवश्यक होता है, संरचनात्मक जीनों के लिए आवश्यक होता है। और इसके बाद देखिए ऑपरेटर में क्या होता है कि ये जो दमनकारी प्रोटीन होते हैं ये जब सक्रिय अवस्था में होते हैं तो ऑपरेटर में आकर के जम जाते हैं और इस क्रिया को रोक देते हैं, लेकिन जब निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं तो ये ऑपरेटर जीन जो है इससे होकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ आ जाता है, संरचनात्मक जीन पर आ जाता है। और जैसे ही संरचनात्मक जीन पर ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है वैसे ही डीएनए जो है आरएनए में बदल जाता है, यानी कि एमआरएनए में बदल जाता है। और इस एमआरएनए के बाद अनुवादन की क्रिया होती है, यानी कि ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 प्रकार से यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपने देखा भी है कि ये तीनों के तीनों जो भाग हैं, जेड वाला भाग, वाई भाग और सिस्ट्रान ए वाला भाग, ये तीनों भाग जो हैं 3 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं और यही तीनों प्रोटीन अंत में जाकर के किसी भी लैक्टोज को तोड़ने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।